तुझे बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। तो इसी मोटिवेशन के साथ हेलो एवरीवन, सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। और मैं हूं एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। यूपी एपीओ के लिए और एमपी एडीपीओ के लिए हमारी जो सीरीज चल रही है रिवीजन क्लास की, एविडेंस एक्ट आज कंप्लीट कर लिया है हमने। आज मतलब पार्ट 2 हमने कर लिए थे 2 वीडियो में, और अब पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं कहती हूँ, नए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और ऑल कर दीजिए, ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और जितने भी वीडियो बनाए हैं वो सब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से बनाए हुए हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आज का वीडियो, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ट्रिक के साथ करवाऊँगी। ऐसी ट्रिक बताती हूँ मैं जो हमेशा के लिए याद हो जाए, आपको रटना नहीं पड़े। तो मैं चीज़ों को आसान बनाती हूँ, और आसान बनाने के लिए ऐसी ट्रिक बताती हूँ। तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आता है तो, और भूलिएगा नहीं, इसलिए पहले ही लाइक कर दीजिएगा वीडियो ख़त्म होने के पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 में जो है साक्ष्य की उत्पत्ति और प्रभाव के बारे में बात करता है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में 5 चैप्टर दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, 10 और 11। तो सेक्शन 101 से 167 तक सेक्शंस दिया हुआ है। तो हम चैप्टर 7 देखते हैं। चैप्टर 7 में क्या है? चैप्टर 7 में सबूत के बारे में बताया गया है, सबूत के भार के बारे में, सबूत का भार किस पर होगा उसके बारे में 7 में बताया गया है। चैप्टर 7 में 101 से 114A तक 101 से 114 क तक सेक्शन दी हुई है। तो 101, 102, 103 मतलब 101 और 102 साथ में लिख लीजिए। दोनों एक जैसी धाराएं, मतलब 101 और 102 तो दोनों अलग अलग है वैसे, मतलब लेकिन साथ में लिख लीजिएगा। मतलब साथ साथ में दोनों दो सेक्शंस करते जाएंगे। 2 सेक्शन 103 और 106 साथ में कर लेंगे, एक जैसी धाराएं हैं। तो 101 क्या कहती है? सबूत का भार के बारे में कहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ तो किस पर होगा? तो सदैव प्रोसिक्यूशन पे होगा, ये सेक्शन कहती है। ये प्रोसिक्यूशन पर होगा, अभियोजन पर होगा, ठीक है। और नेवर चेंज, ये चेंज कभी नहीं होता है, हमेशा प्रोसिक्यूशन पर होता है। इसका मतलब है नेवर चेंज, ये कभी नहीं बदलता है। और 102 का चेंज होता रहता है, ऑलवेज चेंजिंग। तो ये 102 का शिफ्ट होता रहता है। साबित करने का भार ऑनर्स ऑफ प्रूफ है इसमें। तो साबित कौन करेगा? तो उसके बारे में 102 कहता है। और 103 और 106 दोनों साथ में कर लीजिए। 103 विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार है, मतलब कोई पर्टिकुलर फैक्ट किसी को पता है उसके बारे में 103 कहता है। और 106 स्पेशली विशेषता ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। तो 106 क्या कहता है? स्पेशली विशेषता ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार 106 बताता है। तो ये साबित कौन करेगा? इसमें सबूत पेश है ना। सबूत मतलब इसमें कौन करेगा उसके बारे में बताया गया है 103 और 106 में। तो मतलब कोई इस पर्टिकुलर फैक्ट किसी को पता है तो वही इसमें साबित करेगा, उसे ही साबित करना पड़ेगा, उसे पता है स्पेशली। और 106 भी ये कहता है स्पेशली कोई चीज़ उसको ज्ञात है, कोई फैक्ट उसको, तो साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा जिसे पता है, ठीक है। तो 104 और 105। 104 क्या कहते हैं? 104 कहता है साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार। अब एडमिसिबल बनाना है किसी फैक्ट को, मतलब किसी साक्ष्य को जो है एडमिसिबल बनाना है, तो उसके लिए फैक्ट जो है उसको साबित करना है। तो उसे साबित करने का भार किस पर होगा? तो जो कहता है ना उसी के ऊपर है, जो व्यक्ति चाहता है, मतलब
कि कोई फैक्ट जो साक्ष्य ग्राह्य बनाया जाए वो चाहता है, तो जो चाहता है उसी के ऊपर होगा। साबित करने का भार 104 कहती है, जो चाहता है उसी के ऊपर। 105 अपवादों को साबित करने का भार। 105 में अपवाद दिए गए, आईपीसी के जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं चैप्टर 4 में, उन अपवादों को साबित करने का भार किस पर होगा? जो एक्यूज्ड है ना। एक्यूज्ड मतलब जिस पर अपवाद, जो चाहता है अपवाद का लाभ लेना, उसी पर ये भार होगा, है ना। 105 कहता है आईपीसी आपराधिक जो विचारण में लागू होता है, जो व्यक्ति कहता है कि मेरा मामला अपवादों में आता है वही साबित करेगा। अब आता है 107 और 108 दोनों 7 की सेक्शन से। एक तो जीवन की अवधारणा की बात करता है और एक मृत्यु की। तो जीवन की पहले की जाएगी, मृत्यु की बाद में। तो 7 पहले आएगा, 8 बाद में आएगा। तो 7 में उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। तो इसमें जीवन की अवधारणा 107 में है, तो साबित वही करेगा जो कहता है। 108 मृत्यु की अवधारणा की बात करता है। यह साबित करने का भार कि जिस व्यक्ति के बारे में 7 साल से कुछ सुना नहीं गया है वह जीवित है। तो इसमें मृत्यु की अवधारणा है 108। 107 में 30 साल की है, 108 में 7 साल की है। जीवन की 30 साल की है और मृत्यु की 7 साल की अवधारणा। ठीक है। 109 क्या कहता है? 109 में लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट का जो इसमें है, लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट और एंड एजेंट दिया है इसमें, है ना। प्रिंसिपल मालिक और एजेंट, मतलब लैंडलॉर्ड और टीनेंट मतलब मकान मालिक और किराएदार, भूमि स्वामी और किराएदार, मालिक और अभिकर्ता। तो प्रिंसिपल एंड एजेंट 4 इसमें दिए हुए जो दिए हुए, मतलब इसमें लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट और प्रिंसिपल एंड एजेंट 109 में, उसके बारे में बताता है 109। 110 स्वामित्व के बारे में सबूत का भार, स्वामित्व के बारे में सबूत का भार 110। 111 एक्टिव कॉन्फिडेंस की बात करता है, मतलब सक्रिय विश्वास के संबंध में सद्भाव का साबित किया जाना, गुड फेथ का साबित किया जाना। अब भाई मालिक, नौकर, ये सभी मकान मालिक, वो जो किराएदार पे भरोसा करता है, सक्रिय उनमें विश्वास करने का कारण है, तो उसको सद्भाव, उनके अंदर सद्भाव ये है साबित करने का भार। उनके अंदर गुड फेथ था, किराया दिया नहीं दिया, एजेंट जो है गुड फेथ में काम कर रहा था नहीं कर रहा था, प्रिंसिपल, तो ये साबित करने का भार इसके बारे में 111 में बताया गया। एक्टिव कॉन्फिडेंस मतलब सक्रिय विश्वास के संबंध में सद्भाव का साबित किया जाना 111 बताता है ना। सॉरी, तो गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। 112 विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है 112। तो कितने दिन में होना चाहिए? 280 दिन में। 113A और 113B दोनों सेक्शन साथ में कर लीजिए। 113A तो 20A के बारे में बताता है, आईपीसी का जो है हाँ सॉरी, चलिए मैं इसमें चलिए, तो ये ना 113A आत्महत्या की अवधारणा के बारे में कहता है। ये 1983 में जोड़ी गई। ए वाली, ए पहले आता है, 83 पहले आता है, तो 83 में जोड़ी गई, और बी जो है 86 में जोड़ी गई, 1986 में जोड़ी गई बी। तो दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा 113B में है। ये जरूर याद करिए, स्टार लगा लीजिए, हमेशा आता है तो 3-3 स्टार तो दोनों सेक्शंस पे लगा लीजिए। और इसमें एक अवधारणा कैसी होती है, इसमें 113A की आत्महत्या की जो उपधारणा है ना, वो मे प्रिज्यूम होती है, मतलब उपधारणा कर सकेगा। विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या की दुष्प्रेरणा है इसमें। ये खंडी उपधारणा है किसकी? तथ्य की। मे प्रिज्यूम क्या होता है? फैक्ट की प्रिज्यूम होती है, तथ्य की उपधारणा होती है। और 113B में दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा शैल प्रिज्यूम है, मतलब उपधारणा करेगा, उपधारणा करनी ही होगी 113B में दहेज हत्या के बारे में, तो उपधारणा करेगा। तो ये भी खंडनीय होती विधि की है उपधारणा, ये सेल प्रिज्यूम है और ये खंडनीय उपधारणा है। कैसी है? 114 आती है। 114 क्या कहता है? न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उद्धारित कर सकेगा। कोई तथ्य है उसका जो है उसका अस्तित्व है, उस किसी तथ्य का, इसके बारे में न्यायालय उद्धारित कर सकेगा। तो ये भी मे प्रिज्यूम है, तथ्य की उदाहरणा है, खंडनीय उदाहरणा है 114 में।
114 क आता है, तो 114 क्या कहता है, शेल प्रिज्यूम की बात करता है 114 क। तो बलात्संग के मामले में सम्मति न होने के बारे में उपधारणा, तो इसमें उपधारणा करेगा कोर्ट कि उसकी सम्मति नहीं थी। ठीक है, 1983 में जोड़ा गया है इसे भी 114 क को। उपधारणा करेगा ये, ठीक है, ये भी शेल प्रिज्यूम है और विधि की उपधारणा है जो कि खंडनीय उपधारणा। हाँ, चैप्टर 8 में आते हैं। अब चैप्टर 8 में 115 से 117 तक सेक्शन दी हुई है। इसमें 115 में मतलब चैप्टर 8 में विबंध स्ट्रोबल के बारे में दिया गया है। 115, 116, 117 तीनों धाराएं हैं इसमें, तीनों इम्पोर्टेंट है। विबंध 115 में विबंध के बारे में बताया गया कि विबंध क्या है। परिभाषा तो नहीं दी गई है इसमें, किंतु विबंध क्या होता है बताया गया है। और 116 में टीनेंट एंड लाइसेंसी का जो है उसके बारे में बताया गया है। टीनेंट एंड लाइसेंसी का विबंध है 116 बताता है, टीनेंट का और लाइसेंसी का मतलब अनुज्ञप्तिधारी का। 117 भी यही कहता है, विनिमय पत्र के प्रतिग्रहिता का, उपनिहिति का, अनुज्ञप्तिधारी का। 17 में ये फ़र्क है, यहाँ तो सिर्फ 16 में टीनेंट का और लाइसेंसी का है, लेकिन 117 में विनिमय पत्र के प्रतिग्रहिता का, उपनिहिति का और लाइसेंसी का विबंध है 117 में। ये हो गया। इसमें केस लॉ है, एक बालकृष्ण वर्सेस लेगे, एक पिकार्ड वर्सेस शीयर्स, ये विबंध पर है। तो इसमें पिकार्ड वर्सेस शीयर्स में क्या है, आचरण द्वारा विबंधों को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था इसमें। अच्छा, चैप्टर 9 में आते हैं। चैप्टर 9 में साक्ष्यों के बारे में, गवाहों के बारे में, एविडेंस मतलब जो साक्षी आएंगे, गवाह आएंगे, उसके बारे में 9 बताता है कौन कौन साक्ष्य दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। तो 118 से 134 में सेक्शंस का रेंज है 118 to 134 गवाहों के बारे में। एक तो 118 क्या कहता है, साक्ष्य कौन दे सकेगा। 118 क्वेश्चन कर रहा है, ये कह रहा है कि साक्ष्य कौन दे सकते हैं, कौन सक्षम होंगे, उसके बारे में 118 बताता है। 119 मूक साक्षी के बारे में बताता है, जो बोल नहीं सकता है, डम है जो। 120, 121 और 122 तीनों सेक्शंस को साथ में कर लीजिए। तो 120 सिविल वाद में पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे, इसके बारे में 120 बताता है। क्रिमिनल में भी और सिविल में भी सक्षम साक्षी होंगे, इसके बारे में 120 बताता है। 121 न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट की बात करता है। 121, 122 वैवाहिक स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं, ये विशेषाधिकार वाली संसूचनाओं के बारे में है, मतलब ये 120 है। तो 121 में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को विशेष अधिकार है, उनकी संसूचनाएं संरक्षित की जाएगी 121 में। और 122 वैवाहिक स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं 122 में है। 124 और 123 ये साथ में कर लीजिए। तो 124 शासकीय संसूचनाओं के बारे में क्वेश्चन आता है, इस पर आप लगा लीजिए स्टार, मतलब ये जितने भी बताए थे सेक्शन मैंने सब। तो हमारा जो सेक्शन है ना 23-24 हो गया था। 23 में जो सेलेस पॉपुलिस्ट सुप्रीम लेक्स का जो मैगजीन दिया हुआ है उसके बारे में है। इन राज्य के कार्यकलापों के बारे में, राज्य के कार्यकलापों के बारे में दिया हुआ सेक्शन 23 में। और 124 शासकीय संसूचनाओं के बारे में बताता है 124। 124 शासकीय संसूचनाओं के बारे में 124 में बताया गया है। उसके बाद 125 पुलिस से जो मतलब पुलिस के जानकारी, पुलिस को मतलब इसमें विशेष अधिकार प्राप्त संसूचनाएं हैं इसमें। 125 मतलब अपराधों के करने के बारे में पुलिस को जानकारी कहाँ से मिली, पुलिस ऑफिसर्स को। तो 125 में पुलिस आ गया। जैसे 25 में हमने पुलिस से की गई कन्फेशन के बारे में था, यहाँ पर पुलिस अधिकारी को मतलब विशेष अधिकार है, इस पर स्पेशल प्रिविलेज जो मिला हुआ है, तो 125 में मिला हुआ है। और 126 जो है वृत्तिक संसूचनाओं के बारे में है। 126 में वृत्तिक संसूचनाओं के बारे में है। ये 23 का अपवाद है 126। सेक्शन 23 में जो सिविल कार्यवाही, सिविल की स्वीकृति के बारे में था, वही 126 का अपवाद है, मतलब 123 का अपवाद है 126 वृत्तिक संसूचनाओं के बारे में। 126 में 127
126 के बारे में बता रहा है। 127 में कि धारा 126 में दुभाषी आदि को लागू होगी। धारा 126 जो है इंटरप्रिटेड को लागू होगी, दुभाषियों को लागू होगी, इसके बारे में 127 बता रहा है। 129 है 129 में इसमें जो वकीलों से गोपनीय सूचनाएं की जाती है उसके बारे में है। वकीलों से जो जानकारी दी जाती है वकीलों को, तो उसके बारे में वो इसमें भी विशेष अधिकार से संरक्षित है। तो 129 में है ये गोपनीय सूचनाओं के बारे में, 129 में है। तो सभी सेक्शन इम्पोर्टेंट है, इस पे आप 3-3 स्टार लगा लिए सभी सेक्शन पे जो मैंने बताई अभी तक। इसे पूरा चैप्टर जो 9 है ये सारा इम्पोर्टेंट है, सभी सेक्शन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं 132 सेक्शंस में। 132 क्या कहता है, इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने को क्षम्य नहीं होगा। ठीक है। 133 ये कहता है सह अपराधी के बारे में बात करता है। 133 को एक कंप्लीस की बात करता है। एक कंप्लीस और एक्यूज्ड में डिफरेंस ये है कि एक कंप्लीस अपराध साबित हो गया है उसको एक कंप्लीस कहते हैं, और कोई एक्यूज्ड जो है ट्रायल चलती है और अपराध साबित नहीं होता है तो उसको एक्यूज्ड कहते हैं। ठीक है, कंप्लीस और एक्यूज्ड में ये फ़र्क है। तो 133 सह अपराधी एक कंप्लीस के बारे में बात करता है 133। वहीं 114 बी भी सह अपराधी के बारे में बात करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बिहार एपीयू के एग्जाम में 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था। तो 133 114 के साथ कनेक्ट कर लीजिए। 134 में साक्ष्यों की संख्या के बारे में बताया गया है, तो स्पेशल संख्या नहीं होगी, इसके बारे में है कोई स्पेशल संख्या नहीं होगी। मतलब साक्ष्य को तोला जाता है, गिना नहीं जाता है। साक्ष्य को क्या कहा जाता है, तोला जाता है, गिना नहीं जाता है। कितनी भी हो सकती है, एक भी हो सकता है या कितनी भी हो सकती है संख्या साक्ष्यों की। अब चैप्टर 10 में आते हैं साक्ष्यों की परीक्षा। अब 9 में जो साक्ष्य आए हैं ना, एविडेंस आए हैं, उसकी जो एग्जामिनेशन होगी, जो टेस्ट होगा वो 10 में होगा। ठीक है, जो गवाह आए हैं, जो साक्षी आए हैं, उनकी एग्ज़ाम जो है इसमें होगी 10 में। कोर्ट एग्ज़ाम करेगा, एग्जामिनेशन करेगा। 10 में बताया गया है। जो एक सेक्शंस का रेंज है 135 से 135 टू 166, 166 से 135 से 166 तक है। 135 में कोर्ट डिसाइड करेगा इस बारे में कि पेशकरण और साक्ष्यों के परीक्षा का क्रम की बात करता है। 135 साक्ष्यों के पेशकरण उसकी परीक्षा का क्रम क्या होगा 135 में बताया गया है। 136 से न्यायालय साक्ष्य की ग्राह्यता का निश्चय करेगा, तो कोर्ट डिसाइड करेगा साक्ष्य एडमिसिबल है कि नहीं, 136 बताता है। 137 और 138 दोनों को साथ में कनेक्ट कर लीजिए और इम्पोर्टेंट इस पे स्टार लगा लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से। तो 137 में तो परिभाषा दी गई है, परिभाषा बताता है क्रम साक्ष्य, मतलब जो परीक्षा का क्रम है ना, परीक्षा का जो क्रम है वो 137 में परिभाषा दी गई है और 138 में क्रम बताया गया है कि पहले कौन सी परीक्षा होगी। तो 137 में पहले मुख्य परीक्षा होगी, फिर जो है क्रास, मतलब पहले तो चीफ होगा, फिर क्रास होगा, फिर री एग्जामिनेशन होगा। मतलब पहले होगा मुख्य परीक्षा, फिर प्रति परीक्षा और फिर पुनः परीक्षा, और 38 में परीक्षा होगा, क्रम बताया गया है। 139 ये कहता है, मतलब जिस व्यक्ति को डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए समन किया था उसको कोई गवाह के रूप में तो समन नहीं किया था, तो उसकी जो है री एग्जामिनेशन क्रास एग्जामिनेशन प्रति परीक्षा नहीं होगी। इसके बारे में 129 बताता है, क्योंकि उसे गवाह देने के लिए नहीं बुलाया था, उसको डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बुलाया था। 139 मना करता है, उसका जो है क्रास एग्जामिनेशन प्रति परीक्षा नहीं होगी। 140 में सील का साक्ष्य देने की बात है। फिर 141 से 143 तक सूचित प्रश्न के बारे में, लीडिंग क्वेश्चन के बारे में। तो 141 में लीडिंग क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बताया गया है। 142 कहता है कब पूछा जाएगा, और 142 कहता है कब नहीं पूछा जाएगा, और 143 कहता है कब पूछा जाएगा। तो 143 में ही आंसर दिया हुआ है कि क्रास एग्जामिनेशन में प्रति परीक्षा में पूछा जा सकेगा। 144 आता है, 145 मतलब इंपॉर्टेंट सेक्शन ही कर रहे हैं हम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 145 में खंडन किया जाता है, मतलब पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रति परीक्षा की जाती है, मतलब साक्ष्य का खंडन करने के लिए सेक्शन है 145। 146 आता है, प्रति परीक्षा की बात करता है। विधि में मतलब प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण क्वेश्चन किए जाएंगे, लॉफुल क्वेश्चन किए जाएंगे। 146 ऐसा कहता है। 148 149 दोनों साथ में कनेक्ट कर लीजिए। तो 148 जो एक
कोर्ट डिसाइड करेगा क्या, कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश कब किया जाएगा, इसके बारे में कोर्ट डिसाइड करेगा 148 में। 149 नो क्वेश्चन आस्क, मतलब 149 149 से कहता है कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा रीजनेबल ग्राउंड के बिना। अगर पूछ लिया जाता है तो क्या होगा, तो सेक्शन 150 में प्रोसीजर उसकी दी गई है। तो 150 देखते हैं 150 में क्या है। 150 में युक्त आधारों के बिना अगर क्वेश्चन कर लिया गया है तो उसकी प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में अवस्था में प्रक्रिया 150 में बताई गई है। कोर्ट की प्रोसीजर 150 में बताई गई है। रीजनेबल ग्राउंड के बिना युक्त आधारों के बिना क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो 151 में आते हैं। 151 और 152 दोनों को साथ में कर लीजिए, दोनों एक जैसी चीज बात बताता है। तो 151 तो कलंकात्मक और जो अशिष्ट और कलंकात्मक, मतलब अशिष्ट मतलब इनडिसेंट एंड कलंकात्मक मतलब स्कैंडलस जो क्वेश्चन किए जाते हैं उसके बारे में 151 है। 152 अपमानित और शुद्ध करने वाले क्वेश्चन किए जाते हैं उसके बारे में 152 में। अपमानित और शुद्ध करने वाला 152 में। 153 में अपवर्जन करता है किसका, साक्ष्य का अपवर्जन करता है, मतलब सत्यवादिता परखने के लिए जो प्रश्न किया जाता है उसका जो उत्तर दिया जाता है उसका खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन करता है 153 में। तो 146 से 154 तक 8 सेक्शन है जिसमें क्वेश्चन ही पूछी जाती है, मतलब इस सेक्शन क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछता है कब क्या होगा क्या नहीं होगा, कब पूछा जाएगा क्वेश्चन, प्रतिपरीक्षा में कब नहीं पूछा जाएगा, इसके बारे में है। अब आता है सेक्शन 154। 154 में पक्षद्रोही साक्षी के बारे में है। पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से क्वेश्चन करने की बात है 154 में। 155 अगले उसी को एक्सप्लेन कर रहा है आगे। तो साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जाएगा। ऑब्जेक्शन मतलब आपत्ति ली जाएगी, कब विश्वास पात्र नहीं रहा है, मतलब वो पक्षद्रोही हो गया है, तो 155 में आएगा। 157 में बाद वाले साक्ष्य की संपुष्टि के लिए पूर्वोत्तम कथन का साबित किए जा सकेंगे। तो 145 में तो खंडन किए जाते हैं पूर्वोत्तम कथन जो दिए गए हैं, और यहाँ पर उसकी संपुष्टि की जाती है 157 में, ठीक है। 157 में 159 स्मृति ताजी करने के बारे में कहता है। 159 में मेमोरी रिफ्रेश की जाती है। 160 बताता है कि 159 में वर्णित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य टेस्टामनी दिए जाता है 160 में। और 161 ये है कि जो जिसने लिखा, मतलब जो लिखा गया है डॉक्यूमेंट वगैरह दिखा करके उसको स्मृति ताजी कराई जाएगी, है ना। राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी राइट ऑफ एडवर्स पार्टी। तो एडवर्स पार्टी का, विरोधी पक्ष का, प्रतिपक्ष का इसमें अधिकार है 161 में कि वो जो डॉक्यूमेंट वगैरह देख करके जो चीज़ें लिखी गई है उनको देख करके अपनी स्मृति ताजी कर ले, ठीक है। तो 162 क्या कहता है, दस्तावेजों का पेश किया जाना। 162 में दस्तावेज पेश किए जाएंगे। 164 में सूचना पाने पर जिस दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर दिया गया है उनको साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा, इसके बारे में 164 बताता है। 165 में कोर्ट की पावर दी गई है। 165 में कोर्ट की पावर है प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की जो शक्ति है, कोर्ट की पावर 165 में दी गई है। अब आता है चैप्टर 11। चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया और लास्ट सेक्शन और लास्ट चैप्टर बचा है। भाग 3 कंप्लीट हो चुका है, होने वाला है बस। उसके पहले आप लोगों से मैं यही बात कहना चाहूँगी कि आप लोगों को अगर अच्छा लगा है, वास्तव में ये वीडियो क्लास हेल्पफुल लगी है, तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और लाइक करके जाइए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा है। और अगर नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 11 जो है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण अग्रहण के बारे में बात करता है और सेक्शन 167 लास्ट सेक्शन है 167, जो कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा, फिर से नया ट्रायल नहीं होगा, इसके बारे में 167 बताता है। तो ये थी हमारे सब इम्पोर्टेंट सेक्शन और इम्पोर्टेंट चैप्टर हमने देख लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए और आप लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं। आप लोग UP-APU का एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और मतलब प्रेशर में मत रहिए, नॉर्मल रखिए अपने दिमाग को, माइंड को, और जितना हो सके उतना पढ़ लीजिए। बाकी ज़्यादा रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है एग्ज़ाम टाइम में माइंड को। तो आप अच्छे से क्वेश्चन करिए, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिए। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है तो उसका ज़रूर ध्यान रखिए। जितना आपको आता है उतना करिए और जो नहीं आता है उनको छोड़ दीजिए।
आप सभी के लिए शुभकामनाएं है मेरी। आप सभी का सिलेक्शन हो, अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।